श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच हैं लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री मनीष पराशर। पराशर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भारती जी। यदि हम बैंक की बात करते हैं तो एक बैंक एक उपभोक्ता को किस प्रकार के अधिकार देता है? देखिए, एक बैंक के उपभोक्ता और एक साधारण कंपनी के उपभोक्ता में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आप किसी कंपनी से कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने बगल वाले दुकान से कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें खरीदती हैं, तो वहाँ जो आपका इंटरेक्शन जिस तरीके से होता है बेचने वाले से या कंपनी से, उससे कहीं ज़्यादा एक बैंक का अपने उपभोक्ता से इंटरेक्शन होता है। एक आम कंपनी की अपेक्षा एक उपभोक्ता अपने बैंक में ज़्यादा जाता है। किसी लोगों को तो बैंक में लगभग हर दिन जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए बैंक में उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता सेवाओं या ग्राहक सेवा की जो महत्वता है वो एक आम कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है, और हम रिजर्व बैंक में इस चीज़ को भली भांति समझते हैं, और इसके लिए हमने बहुत बैंक्स के लिए डिटेल में रेगुलेशंस जारी किया हुआ है, और इस चीज़ को हम बहुत क्लोजली नज़दीकी से देखते हैं। अब बात करते हैं कि ग्राहक सेवा का क्या महत्व है और रिजर्व बैंक इसको इतनी महत्व क्यों देता है? अगर आप रिजर्व बैंक के रेगुलेशंस को देखिएगा तो हमारे सारे रेगुलेशंस का एक ही उद्देश्य होता है। बैंक्स और जो गैर बैंकिंग कंपनियां हैं, वहाँ जो लोगों का पैसा रखा हुआ है वो पैसा सुरक्षित रहे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आम कंपनी की अपेक्षा एक बैंक में उपभोक्ताओं से जो डे टू डे इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए बैंक की जो वित्तीय स्थिति होती है उसका कस्टमर सर्विस या उपभोक्ता सेवा से जो रिलेशनशिप है या जो संबंध है वो एक आम कंपनी के मुकाबले कहीं ज़्यादा। इसलिए हम लोगों ने इस बारे में बैंक को बहुत डिटेल गाइडलाइंस इशू की हुई हैं, और इस चीज़ों को बैंक कैसे फॉलो करती हैं उस चीज़ को हम बहुत नज़दीकी से मॉनिटर करते हैं। पराशर साहब, वित्तीय समावेशन की बात हो रही है और विगत यदि हम 8-10 वर्षों की बात करें तो इसमें तेजी से कार्य हुआ है। इसमें एक आम जो उपभोक्ता है वो इससे क्या समझे वित्तीय समावेशन से, और रिजर्व बैंक की इसमें क्या भूमिका है? बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आज आपको पता है हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं विश्व में। वैसे जो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए देश की जो वित्तीय प्रणाली होती है वो गाड़ी में जैसे ग्रीस का काम होता है, जो लुब्रिकेंट का काम होता है वो काम करती है। और जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा उस चीज़ को और हमारे ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे आम जनता को जो वित्तीय सेवाएं हैं वो सहूलियत और आसानी से उपलब्ध हो। अगर आप वित्तीय सेवा एज सच को देखिएगा तो ये अपने आप में एक ब्रॉड वर्ड है, लेकिन फिर भी हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली, जो आप बैंक्स में जाके पैसा जमा करते हैं। दूसरा, आप जो लोन या कर्ज लेते हैं। और तीसरा, जैसे वित्तीय उत्पाद जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी और चीज़ों में पैसा लगाना चाहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में बैंक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली 2 चीज़ें तो आपको बैंक्स के माध्यम से ही मिलती हैं, इसलिए हमारे तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से इस चीज़ पे काफ़ी जोर दिया जाता है, और इस चीज़ को हम काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं कि हमारे देश की ग्रोथ रेट या अर्थव्यवस्था के बढ़ने की जो दर है उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी जो वित्तीय सेवाएं हैं या जो लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री है, ये वित्तीय समावेशन का जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए और बढ़ रहा है, और मेरे हिसाब से आगे भी बढ़ता रहेगा। आजकल ज़्यादातर बैंकिंग सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हैं। पराशर साहब, जब हम इनका उपयोग कर रहे होते हैं तो क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए, हमारे देश में डिजिटल माध्यमों को उपयोग में लाने के मामले में बैंक्स हमेशा अग्रणी रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो अगर आप रेलवे कंप्यूटराइजेशन और बैंक, इन दोनों जगह पे ही सबसे पहले कंप्यूटर्स आपको देखने को मिला। आंकड़े ये बताते हैं कि जो डिजिटल माध्यम से अगर आप लेन देन करते हैं तो जहाँ तक सुरक्षा की बात है वो एक नॉर्मल मैनुअल माध्यम से सुरक्षा वहाँ ज़्यादा होती है। हमने अपने कंप्लेंट्स में देखा है कि 99.9% केसों में जो गलती होती है
जैसे आप अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर देते हैं, वो कस्टमर्स के बिहाफ पे ही होती है। तो वित्तीय सेवाओं, जो डिजिटल माध्यम है जिनके थ्रू आपको वित्तीय सेवाएं मिलती हैं, इन्होंने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है। बिल पे करने के लिए आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सामान खरीदने के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको अपने घर से निकलना नहीं पड़ता है, टिकट आप घर बैठे खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे हर चीज़ का दो पहलू होता है, आज आपकी दुनिया डिजिटल माध्यमों के कारण आपके मोबाइल फ़ोन में सिमट के रह गई है, आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड में सिमट के रह गई है। इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अपने मोबाइल फ़ोन और अपने क्रेडिट कार्ड और अपनी जो वित्तीय इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, उनको भी आप उसी तरीके से सहेज के रखें जैसे आज से 20-25 साल पहले हम एक फिजिकल कैश को और घर की बाकी चीज़ों को संभाल के रखते थे। तो इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से जो गलती होने की संभावना है या जो धोखाधड़ी है, उसके इंस्टेंसेस में लगभग नहीं के बराबर आएंगी। जी, पराशर साहब, आप बैंकिंग लोकपाल हैं। हमारे आम श्रोता को बताएं कि भारतीय रिजर्व बैंक में लोकपाल योजना क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों आनी पड़ी? देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एक कस्टमर को अपने बैंक से ज़्यादा इंटरेक्ट करना होता है, और दूसरी बात यह है कि बैंक में आपको किसी तरीके का भौतिक प्रोडक्ट नहीं मिलता है। जैसे आप साबुन, तेल या डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो बैंक से नहीं खरीदते हैं। तो बैंक में जब भी आप जाते हैं तो आपका इंटरेक्शन एक इंसान से ही होता है, और हम इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां आपको ये लगे कि आपको जिस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए बैंक से, वो चीज़ें या तो समय पे नहीं मिल पा रही हैं या तो ना मिल रही हैं। और चूंकि मैंने ये भी बताया कि बैंक में ग्राहक सेवा का भी काफ़ी महत्व है, तो इन चीज़ों के लिए हमने एक हर बैंक को ये बोल के रखा है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ये बोल के रखा है कि आप अपने यहाँ एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाइए कि अगर किसी आदमी को परेशानी है तो वो आपके पास जा सके। तो जो लोकपाल योजना है, ये एक अल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। अगर कोई आदमी बैंक की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है और वहाँ की शिकायत प्रणाली ने जो उसको रिजोल्यूशन दिया उससे भी संतुष्ट नहीं है, तो वो हमारे पास आ सकता है। शिकायत दर्ज करने का क्या कोई शुल्क लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है, और इंटरनेट का ज़माना है, हमने इसको बहुत आसान बना दिया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ एक लोगो बना हुआ, उस लोगो को क्लिक कीजिए, अपने मोबाइल नंबर डालिए, आपको एक OTP मिलेगा। उस OTP को डालने के बाद आप आराम से अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। और जिन लोगों के लिए इंटरनेट से उतने कंफर्टेबल नहीं है, जिनको लगता है कि वो इंटरनेट को उतने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग जो लिखित कंप्लेन है, आप चिट्ठी के माध्यम से भी हमें कंप्लेन कर सकते हैं, तो उस चीज़ को भी खुला रखा है। और एक हमारा कॉल सेंटर भी है, वहाँ भी आप बात करके बाकी जानकारियाँ ले सकते हैं। पराशर साहब, आमतौर पर किस तरह की शिकायतें ज़्यादा प्राप्त होती हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि बैंक में जाके आप लेन देन की चीज़ें करते हैं, आप किसी को पैसे भेजते हैं, तो बहुत से कंप्लेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मली रोज़मर्रा की बैंकिंग में जिस तरह की जो सेवाएं होती हैं, जैसे खाता खोलना, खाता में KYC का अपडेशन नहीं होना, अकाउंट को बंद करना, गलत इंटरेस्ट रेट मिल जाना, लोन में आपसे कहा गया था कि आपसे 100 रुपये का चार्जेस लगेगा, बैंक ने आपसे 150 रुपये का चार्जेस ले लिया। तो ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो होते हैं वो इन तरह की चीज़ों से जुड़ी होती हैं। हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स इस तरह की भी आती हैं कि बैंक कर्ज को मांगने के लिए हमारे से इलीगल तरीके के रिकवरी मेथड्स को यूज़ कर रहा है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स ही ज़्यादा आती हैं हमारे पास। जी, तो ये जो शिकायत निवारण की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, किस प्रकार की है? शिकायत जैसे ही हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम उस शिकायत को बैंक के पास भेजते हैं, बिकॉज़ हमारी जो इसमें भूमिका है वो एक निष्पक्ष आर्बिट्रेटर की भूमिका है। तो एक ग्राहक हमसे क्या कहता है और बैंक हमसे क्या कहता है, तो इन दोनों चीज़ों को हम पहले देखते हैं। उसके बाद हम बैंक से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो हम मंगवाते हैं, और उन चीज़ों को एग्ज़ामिन करने के बाद अगर हमें लगता है कि बैंक से गलती हुई है, तो उस शिकायत का जो डिसीजन है वो कस्टमर के पक्ष में होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि बैंक अपनी जगह सही था, उसने नियमानुसार काम किया है, तो हम उस चीज़ को अपनी एक चिट्ठी के माध्यम से शिकायतकर्ता को बता देते हैं। क्या शिकायतकर्ता को अपनी दर्ज शिकायत के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल, हमारा जो सिस्टम है वो पूरा कंप्यूटराइज्ड है, और आपकी शिकायत प्रेजेंटली कहाँ है, मतलब इसको ऑलमोस्ट रियल टाइम पे आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे रेलवे में PNR नंबर डाल के आप अपनी वेट लिस्ट टिकट के बारे में देख सकते हैं, वैसे ही जितनी शिकायतें हमारे पास आती हैं हर को हम एक शिकायत संख्या देते हैं। उस शिकायत संख्या को डाल के आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी शिकायत इस समय किसके पास लंबित है। जी,
अगर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकपाल कार्यालय से भी संतुष्ट नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिस्टम है ये एक एक्चुअली अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। इसको कहने का मतलब ये है कि देश में कानूनन जितनी संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे माननीय न्यायालय हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, उसमें जाने का विकल्प आपके पास हमेशा खुला रहता है। और लोकपाल की दी हुई निवारण से अगर आप या जो रिजोल्यूशन है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक, सारे केसेस में नहीं, कुछ केसेस में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। RBIOS के आने से बैंकिंग प्रणाली में किस तरह के सुधार की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जब हमने ये स्कीम बनाया तो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमेशा ये था कि बैंक्स अपने रोज़मर्रा की काम में शिकायतों को भी एक महत्वपूर्ण चीज़ माने। और जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि जो रिपीटेटिव नेचर ऑफ कंप्लेंट्स थे वो कंप्लेंट्स एक्चुअली बैंक्स में नीचे जा रहे हैं। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसके पीछे जो हमारी लोकपाल योजना है उसका काफ़ी बड़ा हाथ है। जी, आज संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, तो भारत में इसका क्या महत्व हम समझ सकते हैं? जो ये उपभोक्ता अधिकार दिवस है इसको उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है, जो हम स्ट्रेंथनिंग कहते हैं इंग्लिश में। जी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक उपभोक्ता जो ग्राहक सेवा है वो बैंक के लिए एक बाकी कंपनियों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस दिन हम बैंक्स को बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान देने के लिए कहते हैं और हम हमेशा बैंक को ये कहते हैं कि इस दिन आप अपने इस चीज़ को दोबारा रीइंफोर्स कीजिए कि आपकी सारी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो कस्टमर को सेंटर में रख के और उसके सशक्तिकरण की तरफ होंगी। तो जहाँ तक रिजर्व बैंक का सवाल है, हम फिर इस चीज़ को बैंक को याद दिलाते हैं कि आप जो हैं वो कस्टमर के कारण है, कस्टमर आपसे नहीं है, आप कस्टमर से हैं। तो आप हमेशा इन चीज़ को ध्यान में रख के अपना काम किया कीजिए। जी, बैंकों से बहुत सारे जो वृद्ध हैं वो पेंशन प्राप्त करते हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, जी, बुजुर्ग भी हैं। जी, और चूंकि अब जैसे बात कर रहे हैं हम डिजिटल लेन देन की, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसमें अपने को बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं और वो बैंकों में आते हैं। बैंक में एक अधिकारी कर्मचारी का जो व्यवहार है वो कितना अच्छा होना चाहिए, और ख़ास तौर से बुजुर्गों के साथ, दिव्यांगों के साथ, महिलाओं के साथ, इस पर क्या कोई जोर दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। हमने हर बैंक को ये बता के रखा है कि जो दिव्यांग हैं या हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे किस तरह से पेश आना चाहिए। एक आम नागरिक से आप जिस तरीके से पेश आते हैं, आप एक वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन या जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनसे आप उस तरीके से पेश नहीं आ सकते हैं। तो अगर आप हमारे रेगुलेशंस को देखेंगे तो हम इस हद तक जा चुके हैं, हमने कहा है कि ब्रांच में आपको एक रैंप बना के रखना है ताकि जो दिव्यांगजन आते हैं उनको ब्रांच में आने में किसी तरह की परेशानी ना हो। और ये चीज़ हकीकत है कि ज़्यादातर लोग आज डिजिटल माध्यमों से बैंकिंग का लेन देन करते हैं, बट अभी भी देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो इन चीज़ों के बारे में उतना कंफर्टेबल नहीं है और वो बैंक में जाके आदमी से बात करके अपना ट्रांजैक्शन को करना पसंद करते हैं। तो हमने बैंक्स को बिल्कुल कहा हुआ है कि इन तरह के लोगों को भी आपको सेवा देनी है और जो डिजिटल माध्यम से लेते हैं उनको तो आपको सेवा देनी है। पराशर साहब, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से, क्योंकि वो उपभोक्ता भी हैं? बिल्कुल, मैं दो ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आजकल बैंकिंग में जो ज़्यादातर लेन देन होता है वो डिजिटल माध्यम से होता है और डिजिटल माध्यम सेफ और सुरक्षित हो उसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेवारी आपकी भी आती है। तो रिजर्व बैंक के जो एड्स आते हैं इस बारे में जो हम अभियान चलाते हैं उसमें आपने देखा होगा हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, सतर्क रहें, जागरूक रहें। जी। तो इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो डिजिटल लेन देन है वो काफ़ी सुरक्षित रहेगा। और दूसरी बात ये है कि बैंक्स में अल्टीमेटली कोई मशीन तो होता नहीं है, तो कभी कभी ये हमने जो रेगुलेशंस बनाया है उन रेगुलेशंस में ये इंश्योर किया जाता है कि कम से कम ग्राहक सेवा से रिलेटेड समस्याएं आएँ, लेकिन अगर समस्याएं आती हैं तो हमने इस तरह के शिकायत निवारण प्रणाली बना के रखा हुआ है कि उन समस्याओं को एक निश्चित समय के अंदर आपकी संतुष्टि के हिसाब से हल कर दिया जाए। तो आप पहले बैंक में कंप्लेन कीजिए और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमारे पास आइए, हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर अच्छे से निराकरण हो जाए। तो मनीष पराशर साहब, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी।